तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा, हमने ट्रू फॉल्स का एक सेशन हम ले चुके हैं। दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज के ट्रू फॉल्स मैंने उस दिन डिस्कस नहीं करे थे। आज हम पहले इन्वेंट्रीज के ट्रू फॉल्स जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू द अदर ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स दैट आर मेंटेन फॉर मेनली द पर्पस ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो, ये ट्रू है या फॉल्स है? कह रहे हैं इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक है ऑफ गुड्स और मटेरियल जो मेंटेन करा जा रहा है किस पर्पस के लिए? रेवेन्यू जनरेशन के लिए। बेटा दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इन्वेंट्रीज के अंदर आप डे टू डे डील करके चलते हो। ठीक है, सो इट इज मेनली फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन जो आप स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्या है? अ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। बेटा नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कोई भी चीज कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। ठीक है, सो विद द लॉजिक विद द इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग आपके लिए मेरे लिए हो सकता है कैपिटल एसेट हो, फिक्स एसेट हो, बट फॉर अ पर्सन हु इज इन द बिजनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन उसके लिए बिल्डिंग क्या रहेगी बेटा? उसके लिए बिल्डिंग जो है वो क्या कंसीडर करी जाएगी? इन्वेंट्री ही कंसीडर करी जाएगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एज कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीजेस। बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्वेंट्री जो है उसको वैल्यू किस पे करा जाता है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इन्वेंट्री को इस चीज पे वैल्यू करा जाता है। अब ये वाला ट्रू फॉल्स हमने डाला था अभी मॉक टेस्ट पेपर 1 में, दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इवन दैट वाज फॉल्स बिकॉज मार्केट प्राइस नहीं आएगा बेटा, क्या आने वाला है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आने वाला है। सो इफ यू आर नॉट राइटिंग द वर्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो बेटा वो आपको पूरे मार्क्स तो देखो नहीं देगा एग्जाम में। मैनेजमेंट हैज द डेली इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी एंड द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर द फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। बेटा क्या फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी या परपेचुअल में होगी? इट इज अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये इंफॉर्मेशन होगी। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर द स्मॉल एंटरप्राइज। बेटा स्मॉल अगर एंटरप्राइज है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा सूटेबल है? सर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर द स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिजिकल काउंटिंग करके चल रहे हो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन अ स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, when the closing inventory is overstated the net income of the accounting period will be understated। बेटा this is incorrect, false है ये। why? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इनकम ज्यादा होगी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो बेटा आपकी जो नेट इनकम है वो ज्यादा होगी, इट विल बी ऑल्सो बी ओवरस्टेटेड। तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस सीओजीएस। ठीक है, सर्टेन टाइपिंग मिस्टेक इन फाइल्स बट दिस हैज बीन प्रिंटेड नाउ। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे बेटा। ठीक है, कुछ एक अलाइनमेंट की वजह से, नंबरिंग की वजह से देयर हैज बीन सर्टेन एरर्स इन द फाइल which will be made correct in the next edition. Closing inventory is equal to opening inventory plus purchase plus direct expense plus COGS। ये बेटा गलत हो गया। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दूं बेटा, ये मैं कह सकता हूँ दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर मैं सीओजीएस माइनस कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी माइनस। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर सारी कॉस्ट ऑफ परचेज जो है बेटा वो आ जाती है। कैसा है? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो होता है ये फॉल्स है, उसके अंदर बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाता है और अदर कॉस्ट आ जाती है जो इनकर करी गई है इन्वेंट्री को लाने के लिए टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, ये आपको नोट्स के अंदर भी मैंने लिखवा रखा है कि इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, इन्वेंट्री बाय प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी वेयर द कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड। ठीक है बेटा, ये फॉल्स है। बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यूएशन होती है वो एनआरवी पे होती है। ठीक है, कहां पर? जहां पर आप कॉस्ट को सेपरेटली डिटरमिन करके नहीं चल सकते हैं। abnormal amount of the wasted material, labor or other production are included in cost of inventory। बेटा this is false। ये स्पेसिफिकली आपको लिखवाया हुआ है कि एबनॉर्मल अमाउंट जो होता है वेस्टेड मटेरियल का, लेबर का या अदर प्रोडक्शन ओवरहेड का, वो एक्सक्लूड होता है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसके अलावा क्या क्या एक्सक्लूड होता था? स्टोरेज कॉस्ट एक्सक्लूड होता था अनलेस इट वाज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे जो हैं, ओवरहेड जो है वो भी एक्सक्लूड होते थे
अनलेस इट वाज पार्ट ऑफ द, ठीक है, नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, तब इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। परपेचुअल सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ द बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी। क्या परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्लोजर रिक्वायर्ड है? नहीं सर, इट इज इन द पीरियोडिक सिस्टम जिसके अंदर क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर बेटा क्लोजर रिक्वायर्ड होगा। Periodic inventory system is a method of sustaining the inventory by taking an actual physical count। कह रहे हैं periodic inventory system जो है वो एक मेथड है इन्वेंट्री निकालने का by taking the actual physical count। बिल्कुल करेक्ट। periodic inventory system के अंदर what you do at a particular date आप फिजिकली काउंट करके चलते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है एंड आप निकालते हैं। The cost of the closing inventory system under the simple average price method is realistic as compared to LIFO। बेटा सबसे पहले तो देखो, लीफो जो है वो वैसे भी अलाउ नहीं करा जाता है। फीफो इज अलाउड, वेटेड एवरेज अलाउड, एएस2 तो वैसे लीफो अलाउ नहीं करता, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि अगर आप एवरेज प्राइस मेथड से लेके चल रहे हैं तो दैट इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू लीफो। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि जो लास्ट आया आप उसको यूजुअली पहले बेचते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एवरेज प्राइस इज अ मोर बेटर अप्रोच, मोर रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑन द बैलेंस शीट एज फिक्स एसेट। बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो दिखाते हैं, बट फिक्स एसेट्स में नहीं, करंट एसेट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, ही विल एंड अप मेकिंग द मिस्टेक। अंडर द इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो विल नॉट शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के अंदर फीफो जो है विल नॉट शो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड। क्या कहते हो? इन्फ्लेशनरी सिस्टम में बेटा जो फीफो है रेदर वो लोवेस्ट वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। इट इज लीफो एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। ये यहाँ पर लीफो और बेटा जो आपका वेटेड एवरेज मेथड होता है, ठीक है, वो आपको लोवेस्ट वैल्यू जो है वो नहीं दिखा के चलेगा, ठीक है, इन्फ्लेटरी कंडीशन में। Under LIFO, the valuation of the inventory is based on the assumption that costs are charged against the revenue in order the in which they occur। कह रहे हैं LIFO के अंदर हम ये assumption लेकर चलते हैं कि कॉस्ट चार्ज कर जाती है अगेंस्ट द रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। बेटा दैट इज नॉट द केस। ये assumption जो होती है ये कौन से मेथड में होती है? इट इज अंडर FIFO मेथड, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना ये स्पेसिफिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स है फीफो के, लीफो के। सो दैट मेक्स दीज ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रू फॉल्स जो है आपके क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं लीफो फीफो वाले। दो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन। रीजन बीइंग दिस इज द चैप्टर जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, बट वी कैन नॉट रूल आउट कि 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स नहीं आ सकता। सो वॉट एवर ट्रू फॉल्स आर गिवन इन दिस फाइल, आपने 50-60 पेज की जो फाइल है आपने बेटा इससे ट्रू फॉल्स करने ही करने हैं, ठीक है। Valuation of inventory at cost or net realizable, whichever is less, is based on the principle of conservatism। बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव बिल्कुल इसके ऊपर बेस है कि हम जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उसको तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बट गेन्स को नहीं करते। अगर मुझे पता है जिस दिन मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ स्टॉक की दैट दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग टू फेच मी मोर देन अ सर्टेन अमाउंट, तो मैं उस वैल्यू के ऊपर दिखा के चलूंगा रेदर देन मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखाऊं। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज हायर। दिस वाज द ट्रू फॉर द एग्जैक्ट व्हिच वाज आस्क्ड। तो मार्केट प्राइस गलत है, इट शुड बी एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड हायर गलत है, इट शुड बी लोअर। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, ठीक है। देन बेटा कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए एज आई सेड कि आई विल बी शेयरिंग सर्टेन थ्योरी ऑडियोज विद यू। आफ्टर दैट थ्योरी ऑडियोज वी कैन कवर अप दिस, बट स्टिल व्हाट वी विल डू, जो ट्रू फॉल्स है मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। यू माइट नॉट गेट सम ऑफ द ट्रू फॉल्स है बट मेजोरिटी आपको पता लग जाएगा। Increase in the market value of the fixed asset is one of the reason for the depreciation being charged। कह रहे हैं कि भी मार्केट वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ये एक रीजन है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। क्या ऐसा कोई रीजन है? बेटा अगर मार्केट वैल्यू में इंक्रीज होता है ना और फिक्स एसेट, तो दैट इज द रीवैल्यूएशन एंड दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप इस वजह से नहीं लगाते कि मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है वो एक कैश एक्सपेंडिचर है लाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस। नो सर, डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कैश एक्सपेंस होता है बेटा डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड परचेज प्राइस, रिफंडेबल टैक्सेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट और रिबेट, ठीक है। बेटा रिफंडेबल टैक्सेस नहीं, जल्दबाजी में गलत हो सकता है आंसर। बेटा रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो कॉस्ट का पार्ट क्यों बनेगा? इफ देयर आर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है, वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ क्या आना चाहिए? नॉन रिफंडेबल। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट।
क्योंकि आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को जल्दी पढ़ते, व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट क्विकली यू टेंड टू मिस आउट अ वर्ड और टू, और या फिर आप ओवर एड कर जाते हैं, अंडर एड कर जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने जल्दबाजी में इसको रिफंडेबल की जगह नॉन रिफंडेबल माइंड में पढ़ लिया, ठीक है, लिखा रिफंडेबल ही है बट द स्टूडेंट इज रीडिंग नॉन रिफंडेबल, तो वो स्टूडेंट इसको ट्रू करके आएगा एंड दैट वो 2 मार्क्स वहां चले जाएंगे। Cost of fixed assets should also include cost of opening a new facility such as inauguration cost. This is false. Inauguration cost जो होता है वो cost of property plant equipment का पार्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, देखो आपको फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का थ्योरी दिया गया है ना, दैट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच यू विल स्टडी इन इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार फाउंडेशन लेवल के लिए वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कि AS10 की क्योंकि लैंग्वेज है, बट एज पर AS10, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। Depreciation is charged with a constant amount under the straight line method and charged with a constant percentage under the diminishing balance method। बेटा देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अमाउंट सेम रहता है, करेक्ट है, और WDV के अंदर आप कह सकते हो ये एक सर्टेन परसेंटेज है जो आप हर साल चार्ज करके चलते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इन केस ऑफ एन आइटम ऑफ PPE इज रीवैल्यूड, होल क्लास ऑफ द एसेट टू व्हिच द एसेट बीइंग रीवैल्यूड बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड, दिस इज अगेन करेक्ट। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है CA इंटरमीडिएट लेवल में प्लस आपकी फाउंडेशन की थ्योरी की बुकलेट में लिख रखा है ये चीज, कि अगर मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यू करके चल रहे हैं and that belongs to a particular class of assets. So then you have to revalue all the assets belonging to that class. मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कोई फर्नीचर है बच्चे। अब आप क्या कह रहे हो कि एक टेबल को रिवैल्यू करके चल रहे हो, कह रहे हैं अगर आप टेबल को रिवैल्यू करके चल रहे हो ना, तो इस टेबल के अलावा बाकी जो भी फर्नीचर पड़ा हुआ सबको रिवैल्यू करोगे। ये नहीं होगा तुमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट रिवैल्यू करा नो, यू रिवैल्यू ऑल द एसेट्स जो फर्नीचर के अंदर फॉल कर गए उस क्लास में फॉल। In case the carrying amount of an asset is decreased due to revaluation, such decrease is charged to P&L। बिल्कुल याद करो, मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवा के चार्ट बनवा के सिखाया हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10 लाख की थी, पहली रिवैल्यूएशन हुई तो ये 12 लाख की हो गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि सेकंड केस लिखवाया हुआ है कि 9 लाख हो गया अगर मान लो ये, तीसरा केस लिखवाया हुआ है कि अगर पहले बढ़ी है फिर कम हुई है, चौथा केस लिखवा रखा है अगर पहले कम हुई है फिर इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन के अंदर अगर फॉल होता है तो आप जानते हैं कि इफ इट इज नॉट एन एक्सेप्शन तो ये P&L के अंदर जाता है एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आकाश परचेज द मशीन फॉर 12 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कह रहे हैं 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, डेप्रिसिएशन कह रहे हैं फर्स्ट ईयर की सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड से 2 लाख। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में, मैं बता रहा हूँ बच्चा क्या आंसर देगा। बच्चा पता क्या कहेगा जल्दबाजी में, कहेगा 12 लाख, 12 माइनस 1 हो गया 11 लाख, 11 को 10 से डिवाइड करूंगा, सर 1,10,000 आंसर होना चाहिए, ये 2 लाख बोल रहे हैं, फॉल्स है। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टूडेंट डज इन एग्जामिनेशन। क्या ये 2 लाख है या नहीं है, चलो चेक करें। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड क्या था, रिकॉल कीजिए। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड क्या था, पहले तो 10 साल है तो n+1/2 करूंगा, n हो गया 10, 10 × 11/2, 110/2, तो 55 जो है बेटा इसका टोटल आता है, तो 55 इज द टोटल बाय सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मुझे क्लास के बाद एक बार प्लीज मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, उन बच्चों के साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका 55 आ जाएगा सब। अब आपको फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो कैसे निकालते थे, ईयर प्रेजेंट ईयर इंक्लूडिंग द रिमेनिंग ईयर, तो फर्स्ट ईयर के मिला के तो अभी 10 साल बचे हैं, तो 10/55 होने वाला है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, सर मल्टीप्लाई करोगे डेप्रिशिएबल अमाउंट से जो रहेगा 11 लाख, सॉल्व कीजिए जरा इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो बेटा ये एब्सोल्युटली दिस इज ट्रू। ध्यान रखना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड से पूछा हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्या ऐसा कुछ है क्या, नो सर, डेप्रिसिएशन तो जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट हैज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही नहीं होता, तो अगर लॉस भी है तब भी डेप्रिसिएशन लिखोगे। Providing for the depreciation also helping providing for the accumulation of funds to facilitate the replacement at the end of its useful life. This is true. Depreciation जो होता है बेटा वो एक नॉन कैश खर्चा होता है। अब उस नॉन कैश खर्चे के चक्कर में होता क्या है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में कैश प्रॉफिट देखोगे वो ज्यादा होगा,
बट जो आपको किताबों में प्रॉफिट दिख रहा होगा वो कम दिखेगा। क्यों? वो नॉन कैश आइटम्स की वजह से डिफरेंस है। तो जितना आपका वो खर्चा जो है वो कम हो गया, यानी प्रॉफिट कम हो गया, ऑब्वियसली दैट अमाउंट इज समवेयर अवेलेबल फॉर यू फॉर रिप्लेसिंग द एसेट। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। कहना है अगर इक्विपमेंट का बैलेंस जो है वो 12.5 लाख रुपए था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 4 लाख है, तो रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी होगी? 16,50,000। गलत सर। रिटर्न ऑन निकालने के लिए आप कॉस्ट में से माइनस करके चलते हैं। तो 12,50,000 में से मैं 4 लाख माइनस करूंगा, तो ये होना कितना चाहिए? 8,50,000 ये होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर शुड बी 8,50,000। ये फॉल्स है। कहना सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड जो होता है ये ट्रू है, क्योंकि हायर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है बेटा इनिशियल ईयर्स के अंदर एंड लोअर इन द लेटर ईयर्स, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Over the life of an asset subject to depreciation, the accelerated method will result in the less depreciation expense in the earlier year. अरे बेटा यही स्टेटमेंट पढ़ते हुए जो है हमें पता लग गया फॉल्स है, बिकॉज इफ एक्सीलरेटेड मेथड इज देयर इन द इनिशियल years the depreciation will be more, in the later years depreciation will be less। ठीक है, सो ये जो है ये आपका क्या है? फॉल्स है। वाइसा वर्सा है बेटा। While depreciating land cost, straight line method should shall given more depreciation than the WDV। ठीक है, घुमा गया क्वेश्चन में आपको। जो बच्चा ध्यान से पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब ध्यान से स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, वो यहाँ इसको ट्रू या फॉल्स कुछ तो देकर आएगा आंसर। ठीक है, वो फॉल्स है दे भी देगा लेकिन रीजन गलत दे देगा। ठीक है बेटा, लैंड की बात करके चल रहा है, मुझे बताओ क्या लैंड को डेप्रिशिएट करा जाता है? नहीं करा जाता, तो इट इज अ नॉट डेप्रिशिएबल एसेट, है ना, डेप्रिशिएट नहीं करते लैंड को कभी। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है? लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट। बेटा अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो किसी एसेट के ऊपर तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड, ना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। If adequate maintenance expenditure is incurred with relation to the running repairs of an asset, we need not charge any depreciation। कहते हैं अगर adequate maintenance expenditure हुआ है, ठीक है, मेरे देखो अभी यहाँ पर क्या होता है। सी, अगर आपका ये रेगुलर खर्चा है ना, तब तो वो रेवेन्यू नेचर को हो जाएगा, तब वो कैपिटलाइज नहीं होता, तब तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्या नहीं चलेंगे। ठीक है बेटा, देखो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा अलग है और डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो अलग है। वो ये कह रहा है कि अगर एडिक्वेट मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, ठीक है, इन रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना चाहिए। नो सर, डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज, बिकॉज डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली है क्या चीज? डेप्रिसिएशन बेटा एक कॉस्ट है ऑफ यूजिंग द एसेट। अगर आप सोच के देखो, आपने क्या करा, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का कोई एसेट लिया। आई एम टेकिंग इनटू एजम्पशन जो है कि इस एसेट की लाइफ जो है वो 10 साल है और स्क्रैप वैल्यू 0 है, मतलब 10 साल के बाद एंड में इसकी लाइफ वैल्यू जो है, सैल्वेज वैल्यू, दैट इज ऑलमोस्ट नल। सो एवरी ईयर बेटा यू आर चार्जिंग जो है 10,000 एज अ डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना? एवरी ईयर यू आर चार्जिंग 10,000 एज, every year you will be charging depreciation 1 lakh। now that 1 lakh is basically cost of using the asset। उस एसेट की लाइफ 10 साल है, अब 10 साल एसेट को यूज कर पा रहे हैं, तो एवरी ईयर यू विल चार्ज 1 lakh। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल लगता है वहां पे। आगे क्या आ जाता है? when property plant equipment is sold then provision for depreciation account is debited, asset is credited and any gain or loss is recorded to P&L account। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जब आप बेचते हो तो वॉट एवर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट टिल द डेट ऑफ सेल, आप उसको एसेट अकाउंट में लेके जाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, बिल्कुल सही। एसेट क्रेडिट होता है, बिल्कुल ठीक। कह रहे हैं कोई भी गेन या लॉस होगा वो पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल ठीक। ये स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, मैं आपको कह रहा हूँ 90, आप अगर ओवरऑल एमसीक्यूज देखोगे ना, सॉरी ट्रू फॉल्स देखेंगे, 70% ऑफ ट्रू फॉल्स आर कंप्लीटली बेस्ड कि आपको नॉलेज कितनी है। इफ यू नो द प्रैक्टिकल पार्ट ना, 70% ट्रू फॉल्स आप पर डे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, योर रीजन माइट नॉट बी दैट जो आप दैट प्रॉपर्ली रिटर्न जो आपका आईसीए लिखता है। फॉर दैट पर्पस यू नीड टू रीड द दिस 5 months एंड ऑन योर सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो आपका परसों पेपर है, आफ्टर दैट सीरीज आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रिंट आउट ऑफ दिस फाइल। ठीक है, तो आप अपने बस वो संभाल के रखेंगे। आफ्टर योर लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ सीरीज 2 यू विल ऑन डेली बेसिस यू विल स्पेंड सम टाइम ऑन दिस ट्रू फॉल्स। 60 पेज है,
यू कैन डिवाइड इट इनटू 10 पेजेस अ डे, और 6 दिन के अंदर आपने कहीं ना कहीं इस फाइल को खत्म करना है, ताकि सारे ट्रू फॉल्स आप कर चुके हो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपको ट्रू फॉल्स इससे बाहर नहीं मिलेगा। एक ट्रू फॉल्स है नया मिल जाए, बाकी 5 ट्रू फॉल्स आपको इसी फाइल में मिलेंगे, ठीक है, बाहर नहीं मिलेंगे उसके। While calculating depreciation as per diminishing balance method, the salvage value of the asset at the end of its useful life is reduced from its cost. कह रहे हैं जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बेटा जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है तो सैल्वेज वैल्यू के कंसेप्ट को कंसीडर ही नहीं करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये ज्यूम करके चलते हैं दैट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रिमेनिंग वैल्यू जो है वो सैल्वेज वैल्यू के बराबर होगी। Any change in the estimated useful life of an asset should be accounted for as a change in the accounting estimate in accordance with accounting standard. This is absolutely correct. बेटा अगर यूजफुल लाइफ के अंदर चेंज हुआ है तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के तहत, जो आप ये इंटर लेवल पे पढ़ते हैं। एक इंटेंजिबल एसेट क्या है? नॉन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट है, ठीक है बेटा, दिस इज फॉल्स। एंड intangible asset is a identifiable non monetary asset, ठीक है, जो यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सो दिस वाज योर ट्रू फॉल्स फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा हमने इन्वेंट्रीज के कर लिए हैं, हमने डेप्रिसिएशन की कर लिए हैं, बीआरएस स्टिल पेंडिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने उस दिन कवर कर लिया था, राइट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज कवर्ड इन द लास्ट सेशन, फाइनल अकाउंट्स वाज कवर्ड इन द लास्ट सेशन। एनपीओ जो है वो उसके पेंडिंग थे, है ना, एनपीओ के पेंडिंग थे, राइट, या करने थे? एनपीओ के हो गए थे, नहीं हुए थे? नहीं हुए थे, राइट? नहीं हुआ। ओके, चलिए फिर एनपीओ के ऊपर आओ बेटा। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एनपीओ फॉलोज द एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। गलत सर, डिफरेंस में ही करवाया हुआ है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस पे चलता है? कैश बेसिस के ऊपर चलता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर गोज ऑन द एक्रूवल बेसिस। कह रहे हैं दोनों रेवेन्यू और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है इनकम एक्सपेंडिचर में। गलत सर, इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। इट इज इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट दैट रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ आर रिकॉर्डेड। सेल ऑफ ग्रास बाय अ स्पोर्ट्स क्लब इज ट्रीटेड एज एन सेल ऑफ एसेट। बेटा स्पोर्ट्स क्लब है, खुद सोच के बताओ, अगर स्पोर्ट्स क्लब ने ग्रास बेची, क्या उसके लिए कैसा एसेट होगा? क्या सेल ऑफ एसेट होगा? नो सर, सेल ऑफ एसेट तो नहीं होगा, ये उसके लिए रेवेन्यू नेचर की आइटम रहेगा, ठीक है। सो इट विल बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू नेचर। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। Subscription outstanding for the current year are disclosed under the fixed asset side of the balance sheet. Sir, subscription outstanding of the current year asset में तो disclose करूंगा, but not under the fixed asset, under the current assets. Receipt and payment account gives the detail about the expense outstanding for this year. क्या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से क्या मुझे डिटेल मिलती है कि अकाउंट कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? सर फॉल्स। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से मुझे ये पता लगता है दैट ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना अमाउंट आया, कितना मैंने पे करा, ठीक है, कितना मैंने एक्सपेंस पे करा है करंट ईयर के लिए, कितना प्रीवियस ईयर के लिए, कितना अगले साल के लिए। ये हमें क्या कर रहा है, मतलब अगर मुझे निकालना है कि कितना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मुझे कहीं ना कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट नो कि कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ सैलरी। आपको रिसिप्ट पेमेंट में दे रहा है कि सैलरी हमने कुछ पे करी है, ना वहां से मुझे ये पता लग गया अच्छा मैंने कुछ सैलरी पे करी, बट क्या कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है? वो मुझे अगर देखना है, मुझे इनकम, मुझे एडजस्टमेंट्स ही देखनी पड़ेंगी। हो सकता है एडजस्टमेंट में लिख रखा हो कि सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज आउटस्टैंडिंग, तो वहां से मुझे पता लगा अच्छा यार एक मंथ की सैलरी नहीं दे रही। Adjustment in the form of the additional information shall be adjusted in the final accounts of NPO only in one place. बेटा एडजस्टमेंट जो है वो दो प्लेस के ऊपर ही क्या करी जाएंगी? एडजस्ट करी जाएंगी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ करी जाएंगी? दो प्लेस के ऊपर करी जाएंगी, क्योंकि एनपीओ भी क्या करता है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके चलता है, तो एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव डबल इफेक्ट, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन टूर्नामेंट फंड, देन एक्सेस इज शोन एज एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। गलत, सिखाया हुआ है। अगर टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, स्पेसिफिक वाला फंड हो गया, एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ। लेकिन अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं टूर्नामेंट फंड से, तो जितना ज्यादा है दैट अमाउंट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है।
For the not for profit organization, the excess of income over expenditure in the income and expenditure is termed as profit. सर गलत, प्रॉफिट नहीं बोलते बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको सरप्लस बोलते हैं. ठीक है. Surplus of the NPO is distributed among the members. No बेटा, surplus is not distributed among the members. It is added to capital fund. ठीक है, इसको आप कैपिटल फंड के अंदर क्या करके चलते हो, ऐड करके चलते हो. नेक्स्ट, टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग. बिल्कुल ठीक बात है बेटा. फंड बेस्ड अकाउंटिंग चलती है एनपीओ के अंदर, तो जितने भी फंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ द फंड बेस्ड अकाउंटिंग. सब्सक्रिप्शन फीस रेफर्स टू द वन टाइम फीस पेड बाय द मेंबर्स टू गेट एडमिशन. सर वो सब्सक्रिप्शन फीस होती है या एंट्रेंस फीस होती है? सर दैट इज बेसिकली एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. सब्सक्रिप्शन फीस तो मेंबर बने रहने के लिए आप हर साल देके चलते हैं. इट इज नॉट अ वन टाइम फीस, इट इज रेदर अ रेगुलर फीस. ठीक है, जो पे करी जाती है. टोकन पेमेंट मेड टू द पर्सन हु वॉलंटरी अंडरटेक्स अ सर्विस व्हिच वुड नॉर्मली पेड इन केस ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज ऑनरेरियम. दैट इज करेक्ट. ऑनरेरियम वो अमाउंट होता है जो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड पे करा जाता है फॉर द सर्विसेज. ठीक है, जो आप किसी को देके चलो जो वॉलंटरी ने सर्विसेज प्रोवाइड करी. जो अदरवाइज अगर आप सर्विसेज लेते तो आपको एक सैलरी या एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, बट एक नॉमिनल अमाउंट दे दिया जाता है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड रिगार्ड. एंड इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ द एनपीओ. बिल्कुल नहीं सर, इंश्योरेंस कंपनी एनपीओ नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट, पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. कह रहे हैं पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस जो कैपिटलाइज करनी है वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे. नो सर, पार्ट अमाउंट जो कैपिटलाइज करनी है दैट विल बी आइदर एडेड टू द कैपिटल फंड और शोन एज एंट्रेंस फीस सेपरेटली इन द बैलेंस शीट. और जितना आपका इनकम एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, ठीक है, जो कैपिटलाइज नहीं होना, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा. both income and expenditure of the current and the previous year are recorded in the income and expenditure account. कह रहे हैं दोनों इनकम एक्सपेंडिचर करंट और प्रीवियस ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं. सर ओनली करंट ईयर के एक्सपेंडिचर आएंगे. अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय द एनपीओ अंडर द विल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन इज टर्म्ड एज लेगेसी. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसका जो टर्म है टेक्निकल, दैट इज लेगेसी ओनली. कहेंगे वेयर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी. कह रहे हैं अगर एक एनपीओ की जो है वो सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा ट्रेडिंग अकाउंट से शैल बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन. मतलब दिस इज करेक्ट. यूजुअली क्या होता है, एनपीओ जो होते हैं वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते. बट से इफ इट इज एन एनपीओ, से स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब में यूजुअली आपको कैफेज वगैरह मिल जाते हैं. तो इफ दे आर डूइंग ट्रेडिंग ऑफ सम टाइप, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो भी उनका प्रॉफिट होगा बेटा, दैट प्रॉफिट इज बेसिकली शोन इन द और ट्रांसफर टू से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसंट्रेट देयर एफर्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अर्निंग रेवेन्यू. अरे नॉट फॉर प्रॉफिट बोल रहे हो, साथ में प्रॉफिट अर्निंग बोल रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट खुद ही कर दिया. दिस इज फॉल्स. बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है, कि सोसाइटी को सर्व करना होता है. प्रॉफिट मोटिव उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता. All the receipts of the revenue nature are of revenue nature in case of NPO. गलत सर. Receipt can be of revenue nature, receipt can be of capital nature. There is a opening balance of income expenditure. गलत है सर, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है. इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है. इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और इनकम एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करा जाता है उस कंसेप्ट के ऊपर. सो देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा. डन. चलिए. A trial balance cannot be drawn up from the books kept under single entry. Accounting from income treatment को कह रहे हैं एक ट्रायल बैलेंस जो है आप ड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम द बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री. दिस इज ट्रू. ट्रायल बैलेंस आप नहीं बना सकते जहां पर भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं. ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम. दिस इज फॉल्स. सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर नॉमिनल अकाउंट में मेंटेन जनरली कैश बुक होगा, पर्सनल अकाउंट्स होंगे, बट नॉमिनल अकाउंट्स नहीं होते. ठीक है. सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म्स. यस, दिस इज करेक्ट. सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो मेंटेन करके चलते हैं. प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट. नो सर, करेक्ट और एक्यूरेट कैसे हो सकता है? आप डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो नहीं करके चल रहे हैं, तो इसके अंदर एस्टिमेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है. तो प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. वो हमेशा सही नहीं होगा. वो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है. Profit computed under the single entry system by the different business entities are not comparable. बिल्कुल सर, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करके चल रहे हो तो कोई फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं होता कि ठीक है आप ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करके चलोगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या एंटिटी जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से बेटा रिकॉर्ड मेंटेन करे कि उसको कैसे रिकॉर्ड चाहिए, वो उस हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगा। तो उनके अकाउंट्स को आप कंपैरिजन कैसे कर लोगे, यू कैन नॉट कंपेयर। ठीक है, तो वहां पर आप कंपैरिजन जो है बेटा नहीं कर पाएंगे। बोलो बेटा क्या यहाँ तक क्लियर होता है? क्या यहाँ तक सारे ट्रू फॉल्स सबके हो गए हैं? यस सर। पार्टनरशिप के अब ट्रू फॉल्स आ जाओ। पहला, सर इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द agreement part in the absence of any agreement partner shares the profit of the business in the ratio of their capital contribution. This is false. पार्टनर्स जो है प्रॉफिट किसमें शेयर करके चलेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करके चलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम, दिस इज करेक्ट। जरूरी नहीं है बेटा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में सेम है। इट कैन हैपन दैट कैपिटल जो है किसी पार्टनर की ज्यादा है बट द प्रॉफिट आर बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। Every partnership must register itself with the registrar of firms. No sir, it is not necessary that हर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रार फर्म के साथ कंपलसरी नहीं है ऐसा कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। A partner can advance loan to the partnership firm in addition to capital contributed by him. बिल्कुल ठीक सर। एक पार्टनर जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, that partner can advance the loan to the firm, ठीक है, in addition to the capital contribution, एंड उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा एज पर द टर्म एग्रीड। और अगर मान लीजिए कोई एग्री टर्म्स नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। अ पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनर डिमांड नहीं कर सकता, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है। इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर एक पार्टनर मान लो पार्ट नहीं भी ले रहा तो ही इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जो उसको प्रॉफिट मिलता है दैट इज एज पर द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जो भी उनके बीच अरेंजमेंट हुआ है उस हिसाब से। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल है। कहीं पर भी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि उनको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा नहीं मिलेगा। Interest should be paid at 6% on the partner's loan, even if it is not provided in the partnership deed. This is absolutely correct. If any partner has taken provided a loan to the firm, तो 6% पर एनम बेटा उसके ऊपर इंटरेस्ट रहेगा। हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर इन द सेम फर्म। क्या बात कर दी बेटा, जो जिंदगी में पार्टनर बन गए वो फर्म में कैसे पार्टनर नहीं हो सकते हैं। कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड अदर पार्टनर इज एजेंट, ऐसा नहीं है सर। हर एक पार्टनर एजेंट भी है प्रिंसिपल भी है, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट चलता है। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, एब्सोल्युटली करेक्ट। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट लगता है, concept of agency is applicable. So each partner is a principal as well as agent, and every partner is the agent of the firm as well as other partners. Goodwill is an intangible asset. Unit number 2, goodwill is an intangible asset and therefore it cannot be valued. क्यों सर, गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है बट इट कैन बी स्टिल वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द पीएसआर अमंग द पार्टनर्स। क्या बिल्कुल सही है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तक गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। Goodwill is the value of the reputation of the firm in respect of the profit expected in the future over the above the normal rate of profit. True. गुडविल बेसिकली बेटा होता क्या है, एक आपकी इमेज है मार्केट में। तो जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के चल रहे हो ना अपनी उस इमेज जो आपने बनाई हुई है उसके चलते, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल कैन बी रेज्ड इन एक द ये बुक्स रखा ऑफ। है। ठीक है, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स जो है ये क्यों है, क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि गुडविल को आप किताबों में रेज नहीं करोगे। एएस 26 बोलता है। कहना सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, सर इनकरेक्ट। We have weighted average method, we have capitalization method, we have super profit method, annuity method can be used for calculation of goodwill. Super profit का मतलब होता है excess of the actual average profit over normal profit, absolutely true. Normal profit means profit earned by the similar companies in the same industry, correct है बेटा। normal profit का मतलब होता क्या है कि ये normal rate of return जितना आप कमा लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट अगर इतना पैसा लगाया, माते। ठीक है, नॉर्मल जो है बेटा प्लीज, जो जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूटेड। बेटा माइक प्लीज म्यूट कर देंगे जिसका भी ऑन था। एंड रिक्वेस्ट, अगर आप लोग आंसर्स देंगे साथ साथ दैट वुड बी बेटर बेटा।
अब इसे मैं बोल रहा हूँ बट अच्छा लगेगा कि थोड़ा पेस अप करते हुए आप मेरे से पहले ट्रू या फॉल्स आंसर देके चले। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स अ प्रॉफिट अर्न बाय द सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। बेटा दिस इज ट्रू। बेटा देखो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो होता क्या है कि नॉर्मली इंडस्ट्री में जितनी बाकी कौन से कंपनीज है और कितना कमा रही है, एक सर्टेन कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। अगेन दिस इज सॉरी दिस इज फॉल्स। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे तो डिपेंड करता है बट साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, ठीक है, पास्ट प्रॉफिट्स के ऊपर। At the time of the admission or retirement of a partner, since goodwill cannot be raised in the books of account, is recorded to the capital account of partner. Correct है? Admission या retirement होता है, आप goodwill raise नहीं कर सकते, but you record that in your books by the way of passing an entry through capital accounts. At the time of the admission of a partner, goodwill brought in by the partner, new partner is shared equally by the old partners. Better this is incorrect. ये किस में रहता है? ये sacrificing ratio में रहेगा। ठीक है। Admission of a new partner. चलिए बच्चों, A newly admitted partner does not have the same right as the old partner. सर फॉल्स है। एक जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है बेटा उसके पास भी सेम राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होती हैं जो बाकी पार्टनर्स की होती हैं। कहेंगे व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ओल्ड पार्टनर्स हैव टू फोरगो सर्टेन शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करेक्ट है। ठीक है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा पुराने पार्टनर की हिस्सेदारी कुछ कम होगी, जो हिस्सेदारी कम होगी उनका शेयर कम होगा, वो उनका सेक्रीफाइस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कभी अगर क्वेश्चन पेपर में भी पी एंड एल एडजस्टमेंट आ जाए तो ये मत सोचना ये हमें सर ने कराया नहीं। रिवैल्यूएशन एंड पी एंड एल एडजस्टमेंट इज सेम। एंड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। एसेट के अंदर अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो एसेट शुड बी डेबिटेड, रिवैल्यूएशन शुड बी क्रेडिटेड। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, all the partners may decide not to change the value of the assets and liabilities in the books of the accounts. This is correct. हमने देखा है कि अगर पार्टनर चाहे तो वो कह सकते हैं कि हम एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करके नहीं चलेंगे। इन दैट केस एडजस्टमेंट एंट्री आपस में पास हो जाती है। न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव अ शेयर इन द रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट प्रायर टू हिज एडमिशन। बेटा प्रायर टू हिज एडमिशन कैसे हो सकता है? पोस्ट हिज एडमिशन अगर कुछ रिजर्व्स हैं उसके अंदर तो हिस्सेदारी बनती है, लेकिन प्रायर टू एडमिशन जो भी रिजर्व्स हैं उसके ऊपर जो पहले वाले पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स होंगे, सिर्फ उनकी हिस्सेदारी होती है ओल्ड रेशियो। If the revaluation account shows a credit balance, it represents profit and it is credited to all partners equally. सर revaluation का अगर credit balance आ रहा है, it means loss. और क्या वो क्रेडिट करा जाएगा सारे पार्टनर को इक्वली? नो सर, वो डेबिट करा जाएगा सारे पार्टनर्स में। इक्वली तो नहीं, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा जाएगा। ठीक है। न्यू पार्टनर ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट एज हिज कैपिटल। करेक्ट है बेटा। जो नया पार्टनर आएगा उसको हम ये तो कहेंगे नहीं कि भाई ऐसे ही आ जाओ पार्टनर बन जाओ, कहेंगे कुछ पैसा भी तो लेकर आओ। नया पार्टनर एंटाइटल्ड है टू शेयर इन द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सॉरी फॉर द ग्लिच बच्चों, कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था। बैक टू क्लास। चलिए, कौन से पॉइंट पे थे बेटा? न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नो सर ऐसा नहीं है, नए पार्टनर को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बेटा बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर रिटायर। बेटा क्या बिजनेस क्लोज कर देंगे? नहीं सर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस को क्लोज जो है बेटा वो नहीं करा जाता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ऐसा नहीं है सर, जो भी हिस्सा होता है रिटायरिंग पार्टनर का तो उसको मिलना चाहिए। सो वॉट एवर रिजर्व्स आर देयर इन द बैलेंस शीट दे आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स in the old profit sharing ratio. After retirement of a partner, profit sharing ratio of the continuing partner remain the same. नहीं सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो सेम नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। इफ द पार्टनर वांट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द काउंटिंग ईयर। बेटा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ द काउंटिंग ईयर ही रिटायर होना होगा। अ पार्टनर कैन रिटायर इन द मिड ऑफ द ईयर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर व्हेनेवर ही वांट्स। बस यस, उसको थोड़ा प्रायर नोटिस जरूर देके चलना चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फोरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। रिटायरिंग पार्टनर को कह रहे हैं फोरगो करना पड़ेगा अपना गुडविल का हिस्सा। नो सर, जब पार्टनर वो बना था तब उससे गुडविल ली थी, तो जो जा रहा है तब उसको उसके हिस्से का गुडविल हम देंगे। इफ अ पार्टनर रिटायर्स इन बिटवीन द काउंटिंग ईयर ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। अरे उसको उतने टाइम पे तो प्रॉफिट मिलना है। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसके टाइम का तो हिस्सा मिलेगा ना, कि जितना जितना टाइम वो पार्टनर रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
If a firm has taken a joint life policy, then it is to be surrendered at the time of retirement of partner. बिल्कुल करेक्ट है. अगर आपने एक जेएलपी ले रखी है तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ retirement of a partner. Any JLP reserve appearing in the balance sheet is credited to all the partners in the old profit sharing ratio. अगर कोई JLP रिजर्व है, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं कि क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. बेटा दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर हमने देखा हो सरेंडर वैल्यू वाला मेथड, अगर आपको याद हो JLP का हमने जो भी ट्रीटमेंट सीख रखे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कैपिटल फॉर्म में क्रेडिट करते जाएगा इस रिजर्व. Revaluation of assets and liabilities is not necessarily on the retirement of the partner. Is not necessary. कह रहे हैं क्या रिवैल्यूएशन करना जरूरी है? नेसेसरी नहीं है. फॉल्स सर, नहीं. आप रिवैल्यूएशन करके चलते हैं बेटा जब भी कोई पार्टनर एसेट या लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करके चलते हैं जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा. प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. सर रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हुए हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा रहेगा. डेथ ऑफ पार्टनर. बिजनेस ऑफ एंड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर. बेटा दिस इज फॉल्स. जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं वो कैरी ऑन करके चल सकते हैं. लीगल हायर ऑफ अ डिजीज पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्टनर ऑफ फर्म. नो सर, ऐसा नहीं होता. लीगल हायर अपने आप ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता. ठीक है, हमेशा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, एडमिशन करा जाता है पार्टनर्स का. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर. करेक्ट है सर. हम एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए कि एसेट्स की क्या है और लाइबिलिटीज की क्या है, सो वी ओपन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. Any reserve appearing in the balance sheet on the date of the death of the partner is transferred to all the partners capital account in the profit sharing ratio. कोई भी रिजर्व बेटा जो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, दैट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बिल्कुल ये करेक्ट है क्योंकि वो रिजर्व उनको मिलेंगे. लीगल हायर ऑफ अ डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली. गलत सर. लीगल हायर जो होते हैं उनको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी मिलता है. रिजर्व्स के अंदर अगर कोई हिस्सा बनता है वो भी मिलेगा, गुडविल का हिस्सा भी मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस दिन तक वो तक मिलेगा. तो एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट उसको हिस्सेदारी मिलती है. इट इज नॉट ओनली द कैपिटल अकाउंट बैलेंस. इट इज नॉट मैंडेटरी टू एडजस्ट द गुडविल ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर. इनकरेक्ट सर. डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल की एडजस्टमेंट करी जाती है. इट इज नेसेसरी. On the death of the partner, continuing partner can agree to change their capital contribution and profit sharing ratio. This is correct. Continuing partners जो है वो डिसाइड करके चल सकते हैं कि हम किसी अलग रेशियो के अंदर शेयर करके चलेंगे प्रॉफिट या कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपने. दे कैन चेंज. ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द फर्म गेट्स द सरेंडर वैल्यू ऑफ द जेएलपी. नो सर, अगर डेथ होती है पार्टनर की तो सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता. फुल जो सम एश्योर्ड मिलता है वो मिलता है. क्या मिलता है बेटा? सम एश्योर्ड मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट. Only legal hire of the deceased partner are entitled to amount received from JLP. क्या सिर्फ लीगल हायर्स को मिलता है अमाउंट जो है रिसीव फ्रॉम द JLP और डिजीज पार्टनर के? नहीं सर. अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो जितने पार्टनर्स है उन सबको भी अमाउंट मिलेगा. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म एंड LLP क्या कहता है? ओके. बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन केस ऑफ द इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लोज करे जाते हैं डिसोल्यूशन. बिल्कुल करेक्ट. फॉल्स है या ट्रू है? बुक्स क्लोज इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सर बुक्स जो है वो क्लोज करी जाती हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप फर्म में? सर बुक्स आर क्लोज इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसोल्यूशन हुआ तब बुक्स क्लोज करी जाती है. ठीक है. On the dissolution of the partnership, firstly the assets are realized. Okay. Then the amount rises apply towards the repayment of liabilities to outsider. बेटा करेक्ट बोल रहे हैं. सबसे पहले आप क्या करते हो? एसेट बेचते हो. एसेट बेचते हैं बाहर वालों को पेमेंट करोगे. बाहर वालों को पेमेंट करना पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करके चलोगे. फिर उनके कैपिटल की बारी लगती है. In the event of the dissolution, the business ceases to end. In the event of the dissolution of the partnership is reconstituted and the business discontinues. So this is correct. अगर फर्म जो है अगर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है तो बिजनेस आपका बंद होता है, सीजेस टू एंड. लेकिन अगर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का हुआ तो पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है. बेटा यहाँ पर ना ये डिसकंटिन्यू होना चाहिए. दिस शुड बी कंटिन्यू. ठीक है. तो ये फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पर कंटिन्यू आना चाहिए. एक्सपेंसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स आर क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट.
क्रेडिट करा जाता है बेटा, डेबिट करा जाता है? डेबिट करा जाता है। रियलाइजेशन टू बैंक या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एज द केस में बी। Revaluation account is prepared at the time of the dissolution of partnership and realization account is prepared at the time of partnership firm। करेक्ट है बेटा। बेटा अब आ जाओ कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। कंपनी अकाउंट्स के अंदर बेटा आपका सबसे पहला ट्रू फॉल्स, एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। क्या हर एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है? नहीं सर। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लिस्टेड कंपनी वो होते हैं जिसके शेयर्स जो हैं जिसके अंदर पब्लिक डील करके चल सकती है, ठीक है। और हर एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती, बट हर एक लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। तो इफ द स्टेटमेंट वुड हैव बीन एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, तो ये करेक्ट हो जाता। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते। इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कह रहे नहीं सर मैंडेटरी है, अगर आप एक कंपनी बना रहे हो तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बिना इनकॉर्पोरेशन के आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकते। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, दिस इज ट्रू। कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? लॉ के चलते आती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के चलते। बिना उस इनकॉर्पोरेशन के कंपनी को आप कह नहीं सकते कि दैट कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस। डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ चेंज और चेंज ऑफ मेंबर अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। नो सर, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? चाहे डेथ है चाहे इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, नहीं होगा इफेक्ट। क्यों नहीं होगा? बिकॉज परपेचुअल सक्सेशन का जो है कंसेप्ट लगता है। इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप बाय द शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी। अगर बेटा शेयर्स फुली पेड अप हैं तो उसकी कोई भी फर्दर लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स। Public limited company has restriction on the transferability of the shares, that is not correct। public limited company में restrictions नहीं होती है, but in a private limited company there are restrictions on the transferability of the shares। financial statement of the company show financial position of the business। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा वो फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाते हैं, यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स भी दिखा के चलते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा के चलते हैं। तो 8 का आंसर आप जो है वो आप ट्रू देके चल सकते हैं। शेड्यूल 1 गिव्स द परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट। नो सर, इट इज शेड्यूल नंबर 3 जिसके अंदर परफॉर्मा है बैलेंस शीट का। शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट। बेटा ये गलत है। शेड्यूल 3 के अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं होता। शेड्यूल 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट इन पार्ट 1 एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L इन पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट। नो सर, करेक्ट वर्ड नहीं है। क्या होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 128 बोल देता है कंपनीज एक्ट का कि हर एक कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चलेंगी फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो ट्रू और फेयर व्यू देके चले। सर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड विद हिम। बेटा शेयर वैल्यू फेस वैल्यू होता है या इशू प्राइस होता है? सर इशू प्राइस। जितना इशू प्राइस होता है वहां तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ऑथराइज कैपिटल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सर ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में थोड़ा ना आता है, फेस वैल्यू पे वो थोड़ा ना आता है, बैलेंस शीट में आता है सर, नोट्स का पार्ट होता है ना। ऑथराइज कैपिटल प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम टोटल में कंसीडर नहीं करके चलते, बट ऑथराइज कैपिटल वो अमाउंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती है कैपिटल क्लॉज के अंदर, कि कंपनी उतनी ही शेयर इशू कर सकती है थ्रू आउट द लाइफ। वो बैलेंस शीट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स का अकाउंट आता है, वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कंसीडर करा जाता है और फेस वैल्यू के ऊपर आता है, ठीक है। द रेट ऑफ द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। रेट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है बेटा वो हमेशा फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता है। एक कंपनी कह रहा है मैं इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल। किसी बच्चे को मैंने 2 नंबर नहीं दिए इस एमसीक्यू में, पता है क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 53 किसी ने लिखा ही नहीं है। बेटा एक कंपनी जो है वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है या नहीं कर सकती? अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन नंबर 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर जो इंप्लॉइज और डायरेक्टर्स को इशू करे जाते हैं एट अ डिस्काउंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, कि जो शेयर्स इंप्लॉइज और उसको शेयर कर देते हैं एज पर टेबल एफ द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 12%। गलत सर, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो है वो 10% है और कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट 12% है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय वोटिंग राइट्स। सर जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या उनको वोटिंग राइट मिलता है? नहीं सर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पता है वोटिंग राइट कब होता है, ठीक है, उनको सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पे उनके पास वोटिंग राइट होता है, अदरवाइज दे विल नॉट गेट। जहां पर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहाँ वोट करके चल सकता है तो समझ लीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन वोट ओनली अंडर 2 सिचुएशंस। इंटर लेवल में जाके सीखोगे।
अगर मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड आपने कंटिन्यूस 3 ईयर नहीं पे कर, तो उसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट मिल जाता है वोट करने का, कि आप जो है वो वोट करके चल सकते हो। ठीक है। जो आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं बेटा, उनका वोटिंग राइट नहीं होता है। आई विल शेयर द ऑडियो ऑफ दिस चैप्टर विद यू, ध्यान से सुन के जाइएगा। ट्रू फॉल्स के अंदर एक आधा पॉइंट फंस जाएगा। ठीक है। डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, इनमें एक आधा पॉइंट फंसता ही फंसता है हर बार इन ट्रू फॉल्स। forfeited shares are available to the company for the purpose of resale, बेटा forfeited shares of course resale के लिए होते हैं। लॉस ऑन द रीइश्यू एक्सीड द forfeited अमाउंट, क्या लॉस ऑन रीइश्यू forfeited अमाउंट से ज्यादा हो सकता है? उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितना अमाउंट नहीं आया उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो लॉस ऑन इश्यू कैन नॉट एक्सीड द forfeited अमाउंट। चलिए नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या डिबेंचर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के? नहीं सर, डिबेंचर होल्डर्स ओनर नहीं होते। डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। जो सही वर्ड है वो क्या है? क्रेडिटर्स। परपेचुअल डिवेंचर्स आर पेएबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बेटा परपेचुअल डिवेंचर्स को ना हम इररिडीमेबल डिवेंचर्स भी बोल देते हैं। जब कंपनी कभी लिक्विडेट हो रही होगी तब उनको पेमेंट करी जाती है, इनको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो पेमेंट नहीं करा जाता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगा। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। बेटा डिवेंचर्स रजिस्टर्ड जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी नहीं होते। बेयरर जो डिवेंचर्स होते हैं उनको आप ट्रांसफर करके चल सकते हो। अब ये वही चीज है बेटा, देखो हम प्रैक्टिकल तो हर बच्चे को पता होता है इन चैप्टर्स का, हम थ्योरी इसकी इग्नोर कर देते हैं। बट वो थ्योरी में से ही दो दो नंबर करके अगर मान लो दो ट्रू फॉल्स भी पूछ गया, तो 4 नंबर हम फ्री में देकर आ जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें पढ़ नहीं रखा होता हमने ये चीजें। ठीक है। एक बार आपने सुन भी रखी होगी ना, आपके ध्यान आ जाएगा। जिस बच्चे ने, जो बच्चा इस टाइम पे ध्यान से सुन भी रहा है, इवन इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट इफ यू आर लिसनिंग टू द ट्रू फॉल्स वेरी केयरफुली, एंड आपने सिर्फ एक बार रीड भी कर रखा होगा ना ट्रू फॉल्स, तो आपके माइंड में रह जाएगा कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स नहीं होते, पेयर डिबेंचर्स होते हैं। कह रहे हैं when the company issue their own debenture as collateral security for a loan, the holder of the such debenture is entitled to interest only on the amount of the loan and not on the debenture। करेक्ट है। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर डिफॉल्ट होगा वो कंपनी, वो बैंक डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, फिर उसको इंटरेस्ट दे देंगे उसके ऊपर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। नो सर, डिबेंचर सस्पेंस अपीयर्स ऑन द एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। If a company incur losses, then it does not pay interest to debenture holder. No sir, debenture को जो interest जाता है that is a charge against profit. So it has to be paid even if you are in the losses. If a company incur losses, it does not pay. Okay, at the time of liquidation, debenture holders are paid off after the shareholder. नहीं सर, debenture holder को rather पहले पे करा जाता है shareholder से। Convertible debentures can be converted into equity shares. This is correct. Convertible debentures जो होते हैं उनको आप equity shares में convert कर सकते हो after a certain period of time। ठीक है, जब आपने इशू करें वो टर्म्स ऑफ इशू के अंदर लिखा रहता है। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। दिस इज फॉल्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स को आप पे करके चल सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब जितने टाइम का डिबेंचर इशू करे होंगे आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड यू हैव टू रीपे दैट। Debentures can be issued for consideration other than cash, such as for purchasing the land, machinery, correct। आप डिबेंचर्स को नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए इशू करके चल सकते हो। कोई बिजनेस एक्वायर करा, कोई एसेट एक्वायर करा, यू कैन इशू द डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। चलिए बेटा, ऑलमोस्ट स्टडी मैट के डन है बेटा। स्टडी मैट में हमारा एक, अदर देन डीआरएस एंड लेजर, वी हैव कवर्ड ऑल द ट्रू फॉल्स। अर्निंग पर शेयर गेट डिक्रीज्ड इंक्रीज आफ्टर बोनस इशू। बेटा बोनस इशू की वजह से तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फॉल्स हो क्या आएगा? डिक्रीज होगा। issued share capital including the issue of the right shares and bonus shares may be more than the authorized capital। कह रहे हैं जो इशूड शेयर कैपिटल है इंक्लूडिंग द इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, वो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? नहीं सर, कभी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा जा रहा है देन नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड। ठीक है। नेक्स्ट, राइट शेयर्स, राइट इशू ऑफ शेयर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। करेक्ट। अगर राइट शेयर्स होते हैं बेटा उसके चलते मार्केट वैल्यू शेयर की गिरती है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Right shares are normally offered at a price more than the come right value of the share, causing dilution in the value post right। This is false। वो कम राइट वैल्यू से कम पे इशू करे जाते हैं। वैल्यू ऑफ राइट जो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम राइट वैल्यू एंड एक्स राइट वैल्यू। ठीक है। सो वो कम के ऊपर इशू करे जाते हैं। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
when the shares are redeemed by utilizing the distributable profit, an amount equal to the face value of the shares is transferred to CRR. बिल्कुल करेक्ट है. सेक्शन नंबर 55. एक मिनट. When shares are redeemed by utilizing distributable profit, okay, an amount equal to the face value of the shares redeemed is transferred to capital reserve. ओहो, क्या गड़बड़ करी मैंने यहाँ पर. जब मैंने यहाँ पर बोला, मैंने सीआरआर बोला, राइट? तो सीआरआर के हिसाब से तो ट्रू था. सीआरआर के हिसाब से तो ट्रू था बच्चों, लेकिन ये है फॉल्स. समझ में आया व्हाई आई से दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन. जब बीइंग अ फैकल्टी बेटा मैं ये गलती कर सकता हूँ कि कोई कोई ट्रू फॉल्स पढ़ते टाइम मैं ओवर एड कर गया. यहाँ पे नहीं लिखा कहीं पर रिडम्पशन वर्ड, मैं फिर भी आई रेड इट एज सी आर आर, बिकॉज वी आर यूज टू इट ना. क्योंकि जब मैं ट्रू फॉल्स पढ़ रहा था, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, ट्रू फॉल्स पढ़ा, मैंने कहा अच्छा प्रॉफिट में से करे हैं, फेस वैल्यू सी आर आर के अंदर जाएगा, तो मेरे माइंड में सी आर आर स्ट्राइक किया. आई फॉर अ मिली सेकेंड आई जस्ट इग्नोर द वर्ड कि यार रिडम्पशन लिखा ही नहीं हुआ. आई सेड इट इज ट्रू. And this is what that happens in the examination hall. So when you are attempting true and false, you have to read the question very carefully. कभी भी ट्रू फॉल्स के साथ पेपर मत स्टार्ट करना. अगर आता भी हो ना पहला क्वेश्चन पूरा, तब भी कह रहा हूं कभी ट्रू फॉल्स के साथ पेपर मत स्टार्ट करना. फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिकल करना, जिसमें तुम 20 में से 20 ला सकते हो. और आपको 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसमें आप 20 में से 20 ला सकते हो, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड. अगर आप आधी तैयारी के साथ जा रहे हो, देन वो सिचुएशन होगी कि जहां पर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग ही नहीं रहा होगा 20 और 20 वाला. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाता है. इट डजंट टेक मोर देन 9 मिनट्स टू अटेम्प्ट 6 true false. और पहला क्वेश्चन यूजुअली छोटा होता है, ठीक है. इवन जो सेकंड और थर्ड पार्ट होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होते. तो इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स, एंड आपका 20 मिनट्स के अंदर आपके ना 20 नंबर पक्के हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट. सो वेन एवर यू अटेम्प्टिंग द पेपर, प्लान इट वेरी वेल कि पहले क्वेश्चन करना कौन सा. एंड आई एम सेइंग दिस स्पेसिफिकली फॉर द 29th टेस्ट एज वेल एज मेन एग्जाम. क्योंकि अगर आपने प्लानिंग में गड़बड़ कर दी ना बेटा, तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा. A company who prepares the financial statement in compliance with the accounting standard under the section number 133, it cannot utilize security premium for the purpose of providing the. बिल्कुल करेक्ट है. एक कंपनी जो ए सेक्शन 133 के तहत कंप्लाई करके चल रही है, दैट वाज द रीजन वी आर नॉट यूजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम. अदरवाइज सेक्शन नंबर 52 तो ये कहता है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम 5 पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, उसमें एक पर्पस ये है, द बैलेंस इन द फोरफिटेड शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. नो सर, नहीं कर सकते वो यूज. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ miscellaneous expenses and losses. नहीं सर, CRR कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कैन नॉट बी यूज लिखा हुआ, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इशू कहाँ गया? ओके, ओके, इशू इज मिस्ड हियर, ठीक है. इशू ऑफ डिवेंचर बेटा हमने कर लिया या मिस कर दिया? मैंने कर लिया ना इशू ऑफ डिवेंचर. यस, इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, ठीक है. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. अमाउंट क्रेडिटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस. क्या किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं सर, डीआरआर है, किसी पर्पस के लिए थोड़ा यूज होगा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स यूज होगा. All India financial institution regulated by the RBI and banking company both for the public and privately placed debentures need not create any DRR. This is absolutely correct. इनको कोई DRR required नहीं होता है. Under payment in installment method, the payment of the entire debenture is made in one lot. अरे नाम में लिखा है इंस्टॉलमेंट, तो वन लॉट में कैसे होगा? वन लॉट में नहीं होता है, स्पेसिफाइड इंटरवल्स के ऊपर जो है वो पेमेंट होगी. At redemption of debentures, DRR should be transferred to general reserve. दिस इज ट्रू. DRR जो है, ठीक है, जब डिडक्शन हो गया आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. बेटा वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रू फॉल्स अदर देन जस्ट द चैप्टर ऑफ BRS फ्रॉम योर ICS स्टडी मटेरियल एंड लेक्चर. ये दो टॉपिक को छोड़ के जितने आपके थे हमने सारे कवर कर दिए. इसके बाद अगर आप देखोगे बेटा, व्हाट आई हैव डन इज RTP और पास्ट पेपर की मैंने कंपाइलेशन दे रखी है आप लोगों को, ठीक है. इफ मेजोरिटी ऑफ यू विल से, मैं इनकी भी आपके साथ डिस्कशन एक बार कर लूंगा. अदरवाइज व्हाट वुड बी माय सजेशन, स्टडी मैट आप मेरे साथ एक बार कर चुके हैं, आप एक बार उसको रीड कीजिए,
एंड ऑन डेली बेसिस जस्ट पिक 3 और 4 पास पेपर आरटीपीस एंड उनके ट्रू फॉल्स करना शुरू करो विदाउट रीडिंग द सॉल्यूशन। पहले एक बार अपनी तरफ से ट्रू फॉल्स करिए, माइंड में सोचिए अच्छा इसका क्या आंसर होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, रीजन क्या लिखोगे, थिंक अबाउट इट, देन चेक योर आंसर्स। ठीक होंगे आंसर्स, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर अ मोमेंट, वी विल जस्ट टेक अ पोल कि कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आरटीपी और पास पेपर की भी रिकॉर्डिंग करके डालूं। तो कहोगे मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज बेटा फॉर ट्रू फॉल्स वी कैन कीप इट इन हियर। जो अब ट्रू फॉल्स बाकी बचे हैं यू कैन रीड दैट ट्रू फॉल्स एट योर पार्ट, बुक आपके पास है, ये पीडीएफ में है, हार्ड कॉपी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू विल गेट टू नो। और आप देखोगे कि आरटीपी और पास पेपर के अंदर देयर आर मेनी ट्रू फॉल्स व्हिच आर बीइंग रिपीटेड। काफी ट्रू फॉल्स ऐसे होंगे जो मैं ऊपर करवा चुका हूँ, अब आपको यहाँ पर दोबारा जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, या अगर आपको कोई नया ट्रू फॉल्स मिल भी रहा होगा ना, आप देखना वो ट्रू फॉल्स ऐसा होगा दैट इफ यू हैव कवर्ड द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रॉपर्ली देन यू नो दैट व्हाट इज द आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे आरटीपी सितंबर 2025 में यहीं पे देख लो, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस्ड। मुझे बताओ लेजर के अंदर आप क्या नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करते हो या रियल और पर्सनल को बैलेंस करते हो? नॉमिनल अकाउंट्स को तो हम ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, इट इज द रियल एंड पर्सनल अकाउंट विच आर बैलेंस्ड। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाओ, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर्स पहले माइनस करते हैं या पहले डाउटफुल डेट्स माइनस करते हैं? डाउटफुल डेट्स माइनस करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है, क्या मुझे ये ट्रू फॉल्स जो है क्या वैसे ही मेरा करेक्ट नहीं हो जाना चाहिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट है सर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू अराइव एट द बैंक बैलेंस, क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक बैलेंस पे अराइव करने के लिए होती है? नहीं सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है रिकंसाइल करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड बैलेंस एज पर द पासबुक। ठीक है, सो इन दिस मैनर बेटा आपने क्या करना है, सोचना है। देखो ये रिपीटेड पॉइंट आ गया कि डिबेंचर सस्पेंस लायबिलिटी में आता है, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। करेक्ट, देखो एनपीओ के अंदर जब मैंने ट्रू फॉर डिस्कस करे थे, मैंने वहां पर आपको ये वैसे पॉइंट बताया था कि रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर रेवेन्यू कैपिटल दोनों आते हैं। अब उन्होंने इसी चीज को एक ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे दिया। सो दिस देर इज नथिंग दैट, मैं कह रहा हूँ कोई बहुत रेयर कोई ट्रू फॉल्स होगा मैं कहूंगा जो आपको नया मिलेगा। मैक्सिमम ट्रू फॉल्स यू विल सी वो होंगे जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, आपने कुछ कहीं ना कहीं वो ट्रू फॉल्स 100% देख रखा होगा, बी इट इन प्रैक्टिकल। हो सकता है एक अदर ट्रू फॉल्स जो है एलएलपी एक्ट का या कंपनीज एक्ट का या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो आप लॉ में पढ़ते हो, आप सिर्फ उसके बेस के आंसर देखो। द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक। मुझे बताओ डेबिट नोट कहाँ बनाया जाता है? सब्सिडरी बुक्स आप लोगों ने करा हुआ है, परचेज रिटर्न बुक में होता है, सेल रिटर्न बुक में होता है? परचेज रिटर्न बुक में होता है। सो देर आर मेनी एमसीक्यू, मेनी ट्रू फॉल्स, ओनली इफ यू नो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, आप उसको लिख सकते हो, कर सकते हो। जस्ट रीड थ्रू दिस फाइल, देन वी विल डिस्कस। जस्ट पॉजिंग रिकॉर्डिंग फॉर अ मोमेंट। हाँ जी बच्चों, सो वी आर एंडिंग द फर्स्ट स्लॉट हियर। सो एज पर द पोल मेजोरिटी आर इन फेवर कि बाकी जितने ट्रू फॉल्स हैं सर हम खुद से पढ़ेंगे। सो यू कैन गो थ्रू ऑल द अदर ट्रू फॉल्स ऑन योर ओन। बस टेक्निक याद रखिएगा, यू विल रीड द क्वेश्चन, थिंक ऑफ द आंसर, ट्रू है फॉल्स है, एक पेज लेना, जैसे आरटीपी जनवरी 25 है, नॉट ट्रू फॉल्स है, जस्ट टेक अ पेज, राइट डाउन आरटीपी जनवरी 25, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखा, think of the reason in mind, then check your answers. Same way you will solve all the pending true and false। ठीक है, और जिस स्टेटमेंट के अंदर आपको लगे कुछ गलत है जस्ट लेट मी। ठीक है, तो दिस इज इट, आज का फर्स्ट स्लॉट यहीं पे। सी यू इन another half an hour or 40 minutes for incomplete reports। चलिए बच्चों एंड कर रहे हैं।